मैं सुमिरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोहि, तुम समान नहीं। राधे राधे। जय श्री गणेशाय नमः। जय सरस्वती माँ। प्यारे दोस्तों, आज हम एमपीपीएससी के लिए मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। जय श्री गणेशाय नमः। हम विषय सूची देख लेते हैं। विषय सूची में हम पढ़ेंगे पहला अध्याय मुगल साम्राज्य का पतन। फिर हम पढ़ेंगे पृष्ठभूमि। फिर हम पढ़ेंगे पतन के कारण। पतन के कारण फिर हम पढ़ेंगे राजनीतिक कारण, सैन्य कारण, जागीरदारी संकट, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण। फिर हम पढ़ेंगे धार्मिक कारण। धार्मिक कारण। फिर हम पढ़ेंगे औरंगजेब की दक्षिण नीति। फिर हम पढ़ेंगे बाह्य आक्रमण और यूरोपीय आगमन। इसके बाद हम पढ़ेंगे नई शक्तियों का उत्थान, मुगलों के पतन के क्या परिणाम हुए, निष्कर्ष। फिर हम अध्याय 2 में पढ़ेंगे क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। फिर क्षेत्रीय शक्तियों की पृष्ठभूमि को तैयार करेंगे। इसके बाद क्षेत्रीय शक्तियाँ पढ़ेंगे। कौन कौन से क्षेत्रीय शक्तियाँ का हम यहाँ पर विस्तृत वर्णन करने वाले हैं। ये हैं बंगाल, अवध, हैदराबाद और कर्नाटक, मराठा, जाट, रूहेला तथा वंगस पठान। फिर राजपूत, मैसूर, त्रावणकोर। फिर हम अध्याय 3 में पढ़ेंगे यूरोपीय वासियों का आगमन। फिर हम यूरोपीय वासियों के आगमन की पृष्ठभूमि को तैयार करेंगे। फिर हम इसके बाद पुर्तगालियों को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद पुर्तगालियों में हम अल्फांसो द अल्बुकर की उपलब्धियों को पढ़ेंगे। पुर्तगालियों के पतन के कारण को पढ़ेंगे। पुर्तगालियों के महत्व को समझेंगे। फिर हम इसके बाद डच को पढ़ेंगे। फिर हम इसके बाद डेनिश को पढ़ेंगे। फिर हम इसके बाद डेनिश लोगों द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का विस्तृत वर्णन करेंगे। फिर हम इसके बाद अंग्रेज़ों को पढ़ेंगे। फिर हम इसके बाद अंग्रेज़ों द्वारा व्यापारिक कोठियों की स्थापना को पढ़ेंगे। फिर अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित कंपनी के आंतरिक विकास को पढ़ेंगे। फिर हम इसके बाद फ्रांसीसियों को पढ़ेंगे। फिर हम इसके बाद प्रमुख यूरोपीय कंपनियां पढ़ेंगे। फिर हम अध्याय 4 में सर्वोच्चता के लिए आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को पढ़ेंगे।
फिर हम फ्रांसीसी संघर्ष की पृष्ठभूमि को तैयार करेंगे। फिर हम इसके बाद कर्नाटक युद्ध को पढ़ेंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763। अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसियों की पराजय के कारण को समझेंगे। फिर हम अध्याय 5 में पढ़ेंगे बंगाल में ब्रिटिश गतिविधियों को। इसमें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना की हम पृष्ठभूमि तैयार करेंगे। फिर हम ब्लैक होल घटना की विस्तृत वर्णन करेंगे। फिर हम ब्लैक होल घटना का महत्व को समझेंगे। फिर हम इसके बाद प्लासी के युद्ध को पढ़ेंगे। प्लासी के युद्ध के कारण को समझेंगे। प्लासी के युद्ध का महत्व को समझेंगे। फिर हम इसके बाद बक्सर का युद्ध 1764 का विस्तृत वर्णन करेंगे। फिर हम इसके बाद बक्सर के युद्ध के कारण को समझेंगे। फिर हम इसके बाद बक्सर के युद्ध के महत्व को समझेंगे। फिर हम अवध के साथ अंग्रेजों का समझौते का विस्तृत वर्णन करेंगे। और फिर हम इसके बाद क्लाइव ने अवध को अंग्रेजी क्षेत्र में शामिल क्यों नहीं किया, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। फिर हम इसके बाद प्लासी और बक्सर के युद्ध की तुलना करेंगे। फिर हम इसके बाद सालम द्वितीय से संधि और बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया जाना क्यों आवश्यक था, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। फिर हम इसके बाद क्या थी द्वैध शासन प्रणाली के विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। क्लाइव द्वारा द्वैध शासन प्रणाली का समर्थन क्यों किया गया था, हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। द्वैध शासन प्रणाली के नकारात्मक प्रभाव को भी हम समझेंगे। इस तरह हमारी विषय सूची कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं मॉडर्न स्टडी का पहला अध्याय हम शुरू करते हैं। जय श्री गणेशाय नमः। हम इसमें पढ़ने वाले हैं मुगल साम्राज्य का पतन। मुगल साम्राज्य के पतन में हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के पतन की पहले हम पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना जहरुद्दीन बाबर द्वारा 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में निर्णायक विजय के पश्चात की गई थी तथा साम्राज्य का विस्तार उनके उत्तराधिकारियों के समय में भी जारी रहा। औरंगजेब 1657 से 1707 के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का क्षेत्रीय विस्तार अपने चरम पर पहुंच गया था। इसके साथ ही विघटन की प्रक्रिया हुई औरंगजेब के समय में ही प्रारंभ हो गई थी। औरंगजेब के कमजोर उत्तराधिकारी इस प्रक्रिया को रोकने में असमर्थ रहे। औरंगजेब द्वारा किए गए क्षेत्रीय विस्तार ने साम्राज्य की शक्ति बढ़ाने के बजाय इस नींव को कमजोर कर दिया, जिसका मूल कारण औरंगजेब की सामाजिक धार्मिक नीतियां थी। ये नीतियां उसके पूर्वजों के विपरीत असहिष्णु और कट्टरता से प्रेरित थी। अब हम इसके बाद पतन के कारण को समझेंगे कि पतन के कारण क्या क्या थे, उनका विस्तृत चर्चा करेंगे। निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का विश्लेषण किया जा सकता है। पहला हम पढ़ेंगे राजनीतिक कारण। औरंगजेब के निःशक्त उत्तराधिकारी। इसमें हम पढ़ेंगे मुगल शासन व्यवस्था केंद्रीकृत होने के कारण सम्राटों के व्यक्तित्व पर अत्यधिक निर्भर थी। इस प्रकार कमजोर सम्राटों का प्रभाव
के प्रत्येक क्षेत्र में परिलक्षित हुआ। औरंगजेब के पश्चात सत्तारूढ़ होने वाले सभी सम्राट दुर्बल थे, अतः वे आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे साम्राज्य का बृहद आकार। सोलह सौ 87 ईस्वी तक औरंगजेब ने दक्कन के प्रांतों बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इसके पश्चात वह कर्नाटक को भी मुगल साम्राज्य में मिलाने के लिए प्रयत्नशील हो गया। विजयी क्षेत्रों में बिना किसी ठोस प्रशासन की व्यवस्था किए निरंतर युद्ध में उलझे रहने के कारण साम्राज्य अंदर से कमजोर होता गया। साम्राज्य कमजोर होने से क्षेत्रीय शक्तियाँ जैसे मराठा आदि के उदय के साथ साथ दरबारी मुगल अमीरों को भी षड्यंत्र करने का अवसर मिल गया। इसके साथ ही साम्राज्य की भौगोलिक विविधता एवं उत्तम संचार व्यवस्था की कमी ने भी इसके तीव्र पतन का मार्ग प्रशस्त किया। मुगल अभिजात वर्ग का पतन। जब मुगल भारत आए तो उनके पास एक साहसिक चरित्र था, परंतु अत्यधिक धन विलास और अवकाश ने उनके चरित्र को कमजोर कर उन्हें अयोग्य एवं उत्तरदायित्व विहीन कर दिया। उनके अधपतन का मुख्य कारण अभिजात वर्ग का एक बंद निगम के रूप में कार्य करना था। एक अन्य कारण असाधारण जीवन शैली और विलासिता प्रदर्शन जैसी उनकी खराब आदतें भी इन सब के कारण बड़ी जागीरों के बावजूद कई अभिजात वर्ग दिवालिया हो गए और इनका पतन प्रारंभ हो गया, परंतु संपूर्ण अमीर वर्ग के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से मुर्शिद कुली खां, निजामुल शहादत खां जैसे सुयोग्य अमीर भी थे, जिन्होंने अपने क्षेत्र में सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करके उसका विकास किया। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे दरबार में गुटबंदी। औरंगजेब के अंतिम दिनों में दरबार में उमरा वर्ग प्रभावशाली गुटों में बंध गए थे। इन गुटों ने साम्राज्य में शाश्वत राजनीतिक अशांति की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। प्रत्येक गुट का प्रयत्न यह रहता था कि वे सम्राट के कान भरे और सम्राट को दूसरे गुट के विरुद्ध कर दे। ये गुट आपस में छोटे छोटे युद्ध भी लड़ते थे। विदेशी आक्रमण के विरुद्ध भी ये गुट एक नहीं हो सके और आक्रांताओं से मिलकर षड्यंत्र रचाते थे। जिसमें साम्राज्य का शासन लुप्त हो गया, यहाँ तक कि निजामुल मुल्क और बुरहान मुल्क ने नादिर शाह से मिलकर दिल्ली प्रशासन के विरुद्ध षड्यंत्र रचे और अपने निहित स्वार्थों के लिए साम्राज्य के हितों का न्योछावर कर दिया। उत्तराधिकारी का त्रुटिपूर्ण नियम। मुगलों में ज्येष्ठाधिकार लॉ ऑफ प्रिमोजेन्यूचर का नियम नहीं था, अतः मुगल शहजादे सम्राट बनने के लिए स्वयं को समान रूप से योग्य समझते थे और अपने दावे के लिए लड़ने को तैयार रहते थे। शक्तिशाली शासक निर्माता उमरा वर्ग केवल अपने निजी स्वार्थों के लिए शासकों को